हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और यार आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं यार सबसे मुश्किल पोर्शन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीक होता है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा, फुल स्टडी प्लान बताऊंगा, एक मास्टर स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है मैक्स टू मैक्स चाहे जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए, अगर 60 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 180 तो 60 आउट ऑफ 60, 70 मार्क्स का आता है तो आप जो है 70 आउट ऑफ 70 भी टारगेट कर पाओ। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम जो सारे क्वेश्चन को ऑर्गेनिक के हमें सही करना है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक के बारे में बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स की तरह नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री हो जहां पे आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूले याद कर लोगे तो हो जाएगा। यहां पर आप इनऑर्गेनिक की तरह, जहां पे आप बायो की तरह जिसको आप रट लेते हो, यहां पे आप रट्टा मार के भी जो है काम नहीं चला सकते। यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग और समझने की बहुत ज्यादा जो है जरूरत है। इसी वजह से मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में जहां पे भी मैंने ऑर्गेनिक की बात की है तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि यार टीचिंग के जो लेक्चर्स होते हैं, जब आपके टीचर पढ़ा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचिंग लेक्चर्स हो गए और जो कॉन्सेप्ट्स हो गए वो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। जैसे यार ऐसा होता है ना कि फिजिक्स हो या बायो हो, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर बीच में से भी अगर हम उठा के पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। आपको पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको पहले जो है नॉमेनक्लेचर सीखना पड़ेगा। आपको पहले जो है आइसोमेरिज्म आना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पर जो कंपाउंड्स उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ pi बॉन्ड, जो बहुत सारा ऐसे जीओसी में से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स वाला पार्ट क्लियर है। तो डायरेक्टली एकदम 12th में जाके एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर मत पढ़ो। डायरेक्टली जाके जो है यहाँ पे आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड मत उठाओ। आप पहले बेसिक से स्टार्ट करो, नॉमेनक्लेचर पढ़ो, आइसोमेरिज्म पढ़ो। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में जो एम इफेक्ट है, एच इफेक्ट है, आई इफेक्ट, ये सब चीजों को बेसिक पढ़ो कि यार कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होता है, कार्बन आयन कैसे स्टेबल होता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, ये सब बेसिक चीजें समझो। तो जो 11th का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। अगर देखा जाए तो आपका बेस जो यही बिल्ड कर रहा होगा। ऑल्दो 11th में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू 12th। ठीक है, तो 12th में भी अगर आप अभी हैं, 12th क्लास में भी है, तो आपको 12th में भी ये जो 11th वाला पोर्शन है आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए अगर आपका इतना ज्यादा क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, रिसोर्सेज पे। लेकिन रिसोर्सेज पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यार एक मेजर पार्ट है यहाँ पे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है क्या बुक यूज करे। तो मेरे पास आज एक बहुत अच्छी बुक है, तो ये है ऑसवाल्ड बुक्स की तरफ से। आप देख सकते हो 37 ईयर्स नीट यूजी। मेरे पास ये फिजिक्स का है और यहाँ पर मेरे पास जो है बायो और केमिस्ट्री के लिए भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो बायो हो गया और केमिस्ट्री के लिए भी जो है ये बुक्स आते हैं। ठीक है, तो यार इस बुक्स की क्या खास फीचर है मैं अगर आपको बताऊं तो इस पे अगर आप देखोगे तो नीट यूजी का जो लेटेस्ट सिलेबस है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे अपने बुक्स बना रखे, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे मेंशन है और उसी के अकॉर्डिंग बुक डिजाइंड है। नीट 2024 का जो रिसेंट पेपर था वो कंप्लीटली सॉल्व पेपर इसमें दिया हुआ है। फिर ये अगर आप देखोगे तो जैसे ये बायो की बुक है, तो बायो में जो पूरे नीट 2024 का जो कंप्लीट पेपर था, यहाँ पर जो है इन्होंने कंप्लीट पेपर को जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मेन जो खास बात है कि यार यहाँ पर चैप्टर वाइज अगर आप देखोगे तो डिफरेंट चैप्टर्स के जो है एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं। और यार लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे दो जो है सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि यार आपको मेंशन होता है कि डिफरेंट ईयर्स के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने जो है क्वेश्चंस आ रखे हैं। फिर अगर आप उसके बाद देखोगे तो फर्स्ट में आपको रिविजन नोट्स के फॉर्म में पहले तो पूरे चैप्टर का जो है एक बार शॉर्ट फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में आपको रिविजन करवाया जाएगा। इसके लिए यार सबसे खास फीचर जो मेरे को लगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बढ़िया माइंड मैप्स बने हुए हैं। तो माइंड मैप है यहाँ पे, निमोनिक्स हो गए और बहुत सारे अमेजिंग चीज जिसके थ्रू आप पहले तो कंप्लीट रिवाइज करोगे, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। सिर्फ यही नहीं यार, हमें एग्जाम के लिए जो है एक्सपर्ट टिप्स और गाइडेंस चाहिए होती है, जिसके लिए हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर सारे एक्सपर्ट टिप्स को जो है यहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली यहाँ पे समराइज कर दिया, ताकि आप जो है सारे एक्सपर्ट टिप्स को पढ़ के भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको हेल्प हो। एक और अमेजिंग फीचर ये है यार कि यहाँ पर चैप्टर्स के अंदर भी बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरेंज्ड है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टॉपिक 1 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके जो आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस काफी अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी अमेजिंग तरीके से सारे आंसर्स को भी जो है एक्सप्लेन किया गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, कोई डाउट ना है। तो 37 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर्ड है और ये जो है आपको 100% एग्जाम रेडीनेस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो लिंक्स में सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप चेकआउट करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। तो अगर मैं रिसोर्सेज पे आऊँ तो रिसोर्सेज पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार, देखो एनसीईआरटी और टीचिंग के लेक्चर्स वाले जो नोट्स वगैरह है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंसेप्चुअली पहले समझना है, फिर ही जो है आप ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो
सबसे पहले एनसीईआरटी एकदम ढंग से पढ़ना, आपके टीचर जो आपको लेक्चर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं उसको एकदम ढंग से करना, और जो नोट्स वो दे रहे हैं उस नोट्स को भी ढंग से समझ के जो है बनाने की कोशिश करना। अगर कोई पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगता है जो आपके टीचर ने बताया या फिर आपको डाउट था, आप भी जो है उसको टाइम टू टाइम अपने नोट्स में ऐड करते जाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया। उसके बाद आता है यार डीपीपी, मॉड्यूल क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि चाहे आप कितना भी थ्योरी याद कर लो, जब आपके एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा, और अगर आपने सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, अगर आपने उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो फिर आपसे जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यार डीपीपी सॉल्व करना है आपको, डीपीपी और मॉड्यूल जो भी आपको कोचिंग में मिला हुआ है। आपके मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो मॉक टेस्ट पे भी जो आपको ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको भी ढंग से कर लेना, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही है, मैंने अभी बताया आपको। तो नीट, एम्स, और अगर आपको जेई के पीवाईक्यूज में इंटरेस्ट है तो आप जेई के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, केवीपीवाई कर सकते हो। इससे जो आप कंसेप्चुअली और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस के अंदर, जेई में एडवांस नहीं बोल रहा मैं, बट एटलीस्ट मेंस लेवल है ना, क्योंकि यार मेंस के कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा गया कि जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट भी जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो यार करनी है। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी, अगर कोई एग्जांपल दिया हुआ है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, नेम रिएक्शन है, तो उसको ढंग से समझ के करना है, ठीक है। चलो रिएक्शन मैकेनिज्म 2 पे आते हैं। हमने जीओसी की बात की, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 की बात की, जिसके अंदर मैंने एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताई। अब हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म 2 पे, जिसमें रिएक्शंस के अंदर होने वाली जो मैकेनिज्म्स होती है, जिसमें नेम रिएक्शन के जितने मैकेनिज्म हो गए, जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसमें चेंज करने से जैसे डिफरेंट कैटलिस्ट से क्या प्रोडक्ट आता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि यार अगर मैं इस पे ये चेंज कर दूं, या फिर अगर मैं रेडियो एक्टिव कार्बन लगा दूं या रेडियो एक्टिव कोई एटम लगा दूं, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। तो अगर आपको अंदर की मैकेनिज्म नहीं पता होगी कि किस तरीके से जो है रिएक्शन हो रहा है, जैसे SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किस पॉइंट पे डिफरेंस आता है, कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो जो क्वेश्चन में आएगा, जो क्वेश्चन में चेंज पूछा जाएगा ना, वो चेंज आप जो है आंसर नहीं कर पाओगे। मोस्टली चेंज ही पूछा जाता है कि यार अगर मैं ये चेंज कर दूं तो फाइनल प्रोडक्ट में जो है क्या, किस टाइप के चेंज आएगा। सिंपल भी आते हैं यार, नेम रिएक्शन सिंपली भी आ जाते हैं, कौन सा रिएक्शन है, उसका क्या प्रोडक्ट होगा, सिंपल टाइप से भी आ सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह डाल के, ठीक है। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अभी बताया था आपको कि सीक्वेंशियली आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप सीक्वेंस में पढ़ो, एक चैप्टर फिर दूसरा फिर तीसरा। जैसे होता है ना कि यार 11 से स्टार्ट करो, जीओसी से स्टार्ट करो, पहले आप नॉमेनक्लेचर पढ़ो, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म 1 पढ़ो, जिसमें एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ो, फिर जाओगे आप रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में, फिर जाओगे आप बाकी हाइड्रोकार्बन्स में, फिर आप आओगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, जो बाकी के चैप्टर्स है, यहाँ पे हैलोजेंस वगैरह भी सारे उसमें आ जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यार, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपने वो चीज कर रखा है। रिवीजन या क्विक रीड के लिए क्या करें, लेट्स आपने फर्स्ट टाइम तो आपने ढंग से पढ़ा, आपने मॉड्यूल किया, आपने डीपीपी किया, आपने क्लास के नोट्स ढंग से समझे, आपने टीचर के लेक्चर्स को ध्यान से सुना, लेकिन रिवीजन जब आप करोगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो हैंडबुक अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगी। हैंडबुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि हैंडबुक आपको क्विक समरी दे देता है, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, उसके प्रोडक्ट हो गए, जो डिफरेंट ऐसे चार्ट होता है, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन होगा उसके सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, कि लेट्स से ये टेम्परेचर पे ये हो रहा है, T1 टेम्परेचर पे T2 टेम्परेचर, प्रेशर चेंज पे या कैटलिस्ट चेंज पे हो रहा है। तो इस टाइप से डिफरेंट जो रिएक्शंस है, सारे नेम रिएक्शंस इस तरीके से आपको समराइज फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। तो चार्ट्स वगैरह काफी काम आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। मैंने खुद बहुत सारे चार्ट्स बना रखे थे, मेरे स्टडी टेबल के आसपास मैंने चिपका रखा था, तो ये टेक्निक आप अपना सकते हो, बहुत सारे चार्ट्स बनाओ, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको, वो बने हुए चार्ट्स को चिपका दो, ठीक है ना। तो उसमें मैकेनिज्म भी होता है, उसमें कुछ सिंपल रिएक्शंस भी होते हैं, तो आपको सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम आप उसको देखते रहोगे तो आपको जो है याद होता रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर कोई टेबल है, कहीं पे यूजेस वगैरह दिए हुए, वैसे यूजेस से भी क्वेश्चन सब आ सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स के 12th के चैप्टर्स के एंड में बहुत सारे कंपाउंड्स के यूजेस दिए होते हैं, तो कंपाउंड्स के यूजेस में से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है असर्शन रीजन क्वेश्चन टाइप आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद फाइनली खैर आप पीवाईक्यूज भी जो है रिवीजन के टाइम पे कर रहे होगे। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या हो गए, अगर आप हैंडबुक के थ्रू फटाफट रिवाइज करना चाहते हो कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम है, क्लास नोट्स पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेम रिएक्शन करना है, मैकेनिज्म करना है, और एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल चार्ट वगैरह है वो सब चीज आपको करनी है। चैप्टर्स कौन से यार, देखो 11 में तो बेसिकली 2 ही हैं, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, बट जीओसी के अंदर ही आपको सब कुछ आ जाता है, पहले नॉमेनक्लेचर आता है, फिर आइसोमेरिज्म आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 आता है, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन आ गया, हाइड्रोकार्बन बहुत छोटा सा चैप्टर है। 12th वाले चैप्टर में आप तभी मूव ऑन करो जब आपका ये पूरा क्लास 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लास्ट में अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो ऐसे यार बायोमोलिक्यूल ही है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इसमें ऑर्गेनिक में अगर आप काउंट करते हो तो वो सब चीजें भी ढंग से कर लेना। वो एनसीईआरटी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल प्रॉपर थ्योरी बेस्ड है एनसीईआरटी की, जैसे आप बायो पढ़ते हो ना वैसे ही आपको एनसीईआरटी के अंदर ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको ऑर्गेनिक का एक काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा और ये आपको ऑर्गेनिक के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में काफी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।